राधे राधे मित्रों, आज हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य का संक्षिप्त परिचय देखेंगे और उससे पहले इतिहास साहित्य का एक परिचय भी देखेंगे। अगर आपको सीधे सीधे हिंदी साहित्य के विभिन्न साहित्यिक इतिहास ग्रंथों के विषय में जानना है तो आप वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति। इतिहास शब्द इति धन ह धन अस के योग से बना है। यहाँ इति का अर्थ होता है समाप्त और ह का अर्थ होता है निश्चित एवं अस का अर्थ होना, अर्थात जिसकी निश्चित समाप्ति हो चुकी है उसे इतिहास कहते हैं। इतिहास की परिभाषा के अंतर्गत प्रोफेसर कार्लाइल इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। तो वहीं जर्मन दार्शनिक कांत ने कहा है कि सृष्टि का बाह्य विकास प्रकृति की आंतरिक विकास प्रक्रिया का प्रतिबिंब मात्र है। हीगल ने इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है ऐसा कहा है, अपितु इसके भीतर कारण कार्य की श्रृंखला विद्यमान है। विश्व इतिहास की प्रक्रिया का मूल लक्ष्य मानव चेतना का विकास है जो द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित है। इस पद्धति के अनुसार वाद एवं प्रतिवाद के द्वंद्व से समवाद का विकास होता है। इटालियन विद्वान विको ने इतिहास का संबंध न केवल अतीत से अपितु वर्तमान से भी स्थापित करते हुए प्रतिपादित किया है कि इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य है और मनुष्य की मूलभूत प्रवृत्तियां सदा समान रहती हैं। अतः विभिन्न गुणों के इतिहास में भी समान प्रवृत्तियों का मिलना स्वाभाविक है। 19वीं शताब्दी में डार्विन ने अपने विकासवादी सिद्धांत की स्थापना के द्वारा इतिहास को एक नूतन दृष्टि, शक्ति व गति प्रदान की। उन्होंने कहा कि सृष्टि का कोई अंग या तत्व एकाएक घटित या रचित न होकर क्रमशः विकसित है। आज पाश्चात्य इतिहास दर्शन के सम्मुख एवं सर्वाधिक विकसित दृष्टिकोण के रूप में विकासवादी दृष्टिकोण को ही स्वीकार किया गया है। विशेष तथ्य के अंतर्गत इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा ही था अथवा ऐसा ही हुआ। इतिहास का संबंध अतीत से होता है। इसके अंतर्गत केवल वास्तविक या यथार्थ घटनाओं का ही समावेश किया जाता है। अतीत के किसी भी तथ्य, तत्व एवं प्रकृति के वर्णन, विवरण, विवेचन व विश्लेषण को जो कि काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो इतिहास कहलाता है। आधुनिक युग में इतिहास को कला की अपेक्षा विज्ञान के ही अधिक निकट मानना चाहिए। अतः प्रत्येक इतिहासकार से दृष्टिकोण की तटस्थता एवं वस्तु परकता, तथ्यों की यथार्थता और निष्कर्षों की प्रामाणिकता की अपेक्षा की जाती है। इतिहास को हम उसी श्रेणी के विज्ञान में स्थान दे सकते हैं जिस श्रेणी में भाषा विज्ञान व समाज विज्ञान को देते हैं। इतिहास के अध्ययन में विभिन्न विद्वान विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों का प्रयोग करते हैं तथा ये दृष्टिकोण भी समय समय पर बदलते रहते हैं। इसी तथ्य के आधार पर इतिहास दर्शन विषय की स्थापना हुई है जिसमें इतिहास के संबंध में प्रयुक्त व प्रचलित विभिन्न दृष्टिकोणों, धारणाओं व विचारों का अध्ययन किया जाता है। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्रायः आदर्शवादी एवं अध्यात्मवादी रहा है। भारत का प्राचीन इतिहासकार सत्य शोधन तक ही सीमित नहीं रहा, वह शिवम और सुंदरम के समन्वय के लिए भी बराबर सचेष्ट रहा। इसे व्यवहारिक दृष्टि से जहां उसका गुण कहा जा सकता है वहीं सैद्धांतिक दृष्टि से यह सबसे बड़ा दोष भी माना जा सकता है। जहां भारतीय दृष्टिकोण आदर्शवादी रहा है वहीं पाश्चात्य दृष्टिकोण यथार्थवादी रहा। इतिहास के प्रथम व्याख्याता हेरोडोटस ने इतिहास को खोज, गवेषणा या अनुसंधान के अर्थ में ग्रहण करते हुए उसके 4 लक्षण स्वीकार किए हैं। पहला, ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ने से पहले या इतिहास को समझने से पहले आपको ये सभी बातें जाननी जरूरी है। इतिहास वैज्ञानिक विद्या है अतः इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है। मानव जाति से संबंधित होने के कारण इतिहास मानवीय विद्या है। यह तर्कसंगत विद्या है। इसमें तथ्य और निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होते हैं। यह अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डालता है अतः यह शिक्षाप्रद विद्या है। महाभारत और विष्णु पुराण में भी इसका उल्लेख दिया गया है। साहित्य की परिभाषा को देखिए।
मनुष्य के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण ही साहित्य कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य नामक पुस्तक में साहित्य की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में कहा जाता है, साहित्य शब्द सधन हित धन य के योग से बना है। शब्दकोश के अनुसार इसका अर्थ होता है एकत्र होना, मिलना अथवा गद्य पद के वे कल्पना प्रसूत ग्रंथ जिनमें ज्ञान संबंधित स्थायी विचार लिखे रहते हैं। साहित्य का इतिहास। साहित्य के इतिहास में हम प्राकृतिक घटनाओं व मानवीय क्रियाकलापों के स्थान पर साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करते हैं। किसी भी जाति के साहित्य का इतिहास उस जाति के सामाजिक एवं राजनैतिक वातावरण को भी प्रतिबिंबित करता है। यह साहित्य की प्रवृत्तियां संबंधित समाज की प्रवृत्तियों की सूचक होती है। फिर भी इस धारणा को एक सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय फ्रेंच विद्वान तेन को देते हैं, जिन्होंने अपने अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में प्रतिपादित किया है कि साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में मुख्यतः 3 प्रकार के तत्व सक्रिय रहते हैं: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। तेन की आलोचना करते हुए हडसन ने आक्षेप किया है कि उन्होंने साहित्य के विकास प्रक्रिया का सारा महत्वपूर्ण तीनों तत्वों को ही दे दिया, जबकि साहित्यकार या काव्य रचयिता के व्यक्तित्व एवं उसकी प्रतिभा का सर्वथा उपेक्षा कर दी है। किसी भी साहित्य की विकास प्रक्रिया के अध्ययन के लिए उससे संबंधित इन 5 तत्वों पर विचार किया जाना चाहिए। पहला, सृजन शक्ति, साहित्यकार की प्रतिभा एवं व्यक्तित्व। दूसरा, परंपरा, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परंपराएं। तीसरा, वातावरण। चौथा, द्वंद्व। पांचवा, संतुलन। साहित्य इतिहास की व्यवस्था में जर्मन चिंतकों द्वारा युग चेतना स्प्राइट ऑफ एज का सिद्धांत स्थापित किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार साहित्य इतिहास की व्याख्या तदयुगीन चेतना के आधार पर की जानी चाहिए। साहित्य का इतिहास साहित्य के अंतर्गत सृजित ग्रंथों की विवरणिका और वह भी क्रमिक रूप से प्रस्तुत करने को कहते हैं। साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिनका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। ये डॉक्टर नगेंद्र का मानना है। अब आइए हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा को देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का उदय 19वीं शताब्दी से शुरू हुआ माना जाता है, परंतु इससे पूर्व भी कुछ रचनाएं ऐसी प्राप्त होती हैं। हिंदी साहित्य की इतिहास परंपरा के अंतर्गत आने वाली महत्वपूर्ण रचनाओं को देखते हैं। 84 वैष्णव की वार्ता, जो कि गोकुलनाथ ने लिखा। 252 वैष्णव की वार्ता, गोकुलनाथ। भक्तमाल, नाभादास। बल्लभ दिग्विजय, यदुनाथ। कविमाला, हरिराय तुलसी। कालिदास हजारा, कालिदास त्रिवेदी। राग, कल्पद्रुम राग, सागरोद्भव भी जिसे कहते हैं, यह कृष्णानंद व्यास देव का है। विचित्रोपदेश, यह कक्षेदी तिवारी का है। सुंदरी तिलक हरिश्चंद्र जी का है। विद्वान मोद तरंगिणी सुब्बा सिंह की रचना है। कवित रत्नाकर माता दिन मिश्र की रचना है। काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है। मूल गोसाई चरित बाबा में बेनी माधव दास जी की रचना है। भक्त नामावली ये ध्रुव दास जी की रचना है। कवि नामावली सुदन जी की रचना है। सतकवि गिरा विलास यह बलदेव जी की रचना है। रस चंद्रोदय यह ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी जी की रचना है। काव्य संग्रह यह महेश दत्त जी की रचना है। श्रृंगार संग्रह यह सरदार कवि की रचना है। दिग्विजय भूखंड यह गोकुल प्रसाद जी की रचना है। कवि रत्न माला मुंशी देवी प्रसाद जी की रचना है। सूक्ति सरोवर लाला भगवान दिन। सलेक्शन फार्म हिंदी लिटरेचर लाला सीताराम जी।
संत बानी संग्रह एवं अन्य संतों की बानी, ये अधम जी की रचना है। गुरु ग्रंथ साहब गुरु अर्जुन देव जी की रचना है। और कबीर एंड दी कबीर पंथ बेस्केट की रचना है। हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिज्म, ये मॉनियर विलियम की रचना है। और इंडियन थीज्म, यह मैकेनी कॉल की रचना है। एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, ये कर्नल टॉट की रचना है। और हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन, ये मई कालिक की रचना है। ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ वार्डिंग एंड हिस्ट्रिकल मैन्यूस्क्रिप्ट्स, डॉक्टर एल.पी. टेरी की रचना है। गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगीज, ये ब्रिक्स की रचना है। और एन आउटलाइन ऑफ दी रिलीजन्स लिटरेचर ऑफ इंडिया, ये फर्क हार की रचना है। और राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, ये मोतीलाल मिनारिया जी की रचना है। हफीजुल्लाह खां हज़ारा, ये हफीजुल्लाह खां की रचना है। सभी रचनाओं से संबंधित इस सन भी यहाँ वीडियो में आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे। उपयुक्त रचनाओं के बाद हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की वास्तविक शुरुआत 19वीं शताब्दी में आरंभ हुई। उपयुक्त रचनाओं के बाद हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की वास्तविक शुरुआत 19वीं शताब्दी में आरंभ हुई, जिनमें निम्न इतिहासकारों का योगदान अति महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया गारसा दासी, फ्रेंच विद्वान, 1839 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का द्वितीय प्रयास किसी भारतीय विद्वान द्वारा, यह सर्वप्रथम प्रयास था ठाकुर शिव सिंह सरोज का। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का द्वितीय प्रयास किसी भारतीय विद्वान का सर्वप्रथम प्रयास डॉक्टर शिव सिंह सेंगर द्वारा हुआ 1883 ईस्वी में। सक्षी अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया 1888 ईस्वी में। परंपरागत रूप से हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास मिश्र बंधुओं ने लिखा 1913 ईस्वी में। और सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम परंपरागत इतिहास लिखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 ईस्वी में। इसके अलावा भी अन्य महत्वपूर्ण इतिहासकार रहे हैं, जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 1952 ईस्वी, डॉक्टर नगेंद्र 1973 ईस्वी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा 1938 ईस्वी, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल 1931 ईस्वी, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त 1965 ईस्वी। इस वीडियो के अंतर्गत अब हम इतिहास ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय देखेंगे। इतिहास ग्रंथों में सबसे पहले गारसा दासी, एक साहित्य ऐसा जिसने हिंदी साहित्य को एक आयाम दिया। तो आइए इसके विषय में जानते हैं। इस ग्रंथ से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं यहाँ आपको इसमें मिल जाएंगे। हिंदी साहित्य का एक वास्तविक इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास फ्रांसीसी विद्वान गारसा दासी ने किया। इस्तवार द ला लेत्युतर एंदुई हिंदुस्तान। अब आइए इसके अर्थ को देखें। इस्तवार माने इतिहास, रेत्यूर माने लिटरेचर अर्थात साहित्य, और एंदुई हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी, हिंदुस्तानी मुसलमानों के द्वारा बोली जाने वाली उर्दू मिश्रित हिंदी। रचनाकाल, इस पुस्तक के कुल 5 भाग 2 संस्करणों में प्रकाशित हुए थे, जिनका रचनाकाल निम्नानुसार माना जाता है। प्रथम संस्करण 2 भागों में, प्रथम भाग 1839 ईस्वी, द्वितीय भाग 1847 ईस्वी। द्वितीय संस्करण 3 भागों में, प्रथम व द्वितीय भाग 1870 ईस्वी और तृतीय भाग 1871 ईस्वी। प्रकाशन द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी, आयरलैंड। प्रमुख विशेषताएं, यह ग्रंथ मूलतः फ्रेंच भाषा में लिखा गया। सन 1848 में दिल्ली के एक मौलवी करीमुद्दीन ने Y.F. फैलन के सहयोग से दिल्ली कॉलेज के माध्यम से तबकात उ ससुरा अथवा तजकिरा ई ससुरा ई हिंदी के नाम से इसका उर्दू में अनुवाद किया। इन्होंने कुछ मौलिक तथ्यों का भी इसमें समावेश किया अथवा कुछ इतिहासकार इसे करीमुद्दीन की मौलिक रचना भी मानते हैं।
सन 1953 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसका हिंदी में अनुवाद किया, जो हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। इसका महत्व एक विदेशी विद्वान द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम एवं महत्वपूर्ण प्रयास किया गया, जिससे भारतीय विद्वानों को भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की प्रेरणा प्राप्त हुई। इस ग्रंथ की कुछ कमियां भी हैं। इस पुस्तक में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है। इस पुस्तक में कवियों लेखकों को कालक्रम के स्थान पर अकारादि क्रम के अनुसार स्थान दिया गया है। इसमें युगीन प्रवृत्तियों का कोई विवेचन नहीं किया गया है। उक्त कमियों के कारण इस पुस्तक को वर्तमान में इतिहास पुस्तक के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे वृत्त संग्रह मात्र कहकर पुकारते हैं। प्रश्न बनता है कि वृत्त संग्रह मात्र कहकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसे पुकारते हैं, तो उसका उत्तर होगा गारसादा तासी। इसमें वर्णित कवियों की कुल संख्या, तो मूल ग्रंथ तासी में 738 कवि हैं, जिनमें हिंदी के 72 हैं और उर्दू अनुवाद जो कि करीमुद्दीन जी ने किया है, जिसमें 1004 कवि हैं और 60 हिंदी के कवि हैं। हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर जी ने किया है, जिसमें कुल कवि 358 और हिंदी के 220 हैं। इस ग्रंथ में शामिल प्रथम कवि अंगद एवं अंतिम कवि हेमंत पंत हैं। अब आइए ठाकुर शिव सिंह सेंगर। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का दूसरा प्रयास किसी भारतीय विद्वान का प्रथम प्रयास ठाकुर शिव सिंह सेंगर के द्वारा किया गया। रचना शिव सिंह सेंगर की शिव सिंह सरोज है। प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी है और यह पुस्तक सर्वप्रथम 1878 ईस्वी में प्रकाशित हो चुकी थी, परंतु अनेक कमियां त्रुटियों के रह जाने के कारण इसका पूर्ण और संशोधन के पश्चात इसका पुनः प्रकाशन 1883 ईस्वी में करवाया गया था। इसके प्रकाशक हैं नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इस ग्रंथ की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस पुस्तक में कुल 1003 कवियों लेखकों का जीवन चरित्र लिखा गया है। इसमें कवियों के लेखकों के जन्म काल, मृत्यु काल, रचना काल इत्यादि का उल्लेख भी किया गया है, परंतु वर्तमान में उनमें से अधिकांश अविश्वसनीय माने जाते हैं। इस ग्रंथ का महत्व है, इस पुस्तक में तत्कालीन समय में उपलब्ध हिंदी काव्य संबंधित संपूर्ण जानकारी को एक जगह रखने का सराहनीय प्रयास किया गया है, जिससे परवर्ती इतिहासकारों की राह आसान हुई है। यह हिंदी भाषा में रचित सर्वप्रथम इतिहास है। इस ग्रंथ की कुछ कमियां हैं कि इस पुस्तक में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है। इसमें कवियों को कालक्रम के स्थान पर हिंदी वर्णमाला क्रम अकरादि क्रम में शामिल किया गया है। इसमें घटनाओं का संकलन मनमाने ढंग से किया गया है या प्रसंगों को इच्छानुसार यहाँ पर मोड़ा गया है। उक्त कमियां रहने के कारण इस पुस्तक को भी वर्तमान में इतिहास पुस्तक के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे भी वृत्त संग्रह मात्र कहकर पुकारते हैं। अब विशेष तथ्य के अनुसार ये हिंदी के आदिकाल की प्रारंभिक सीमा विसंवत 770 तक ले गए हैं तथा कवि पुष्य पुंड पुष्पदंत को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन। अब आइए इनको देखते हैं। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त के अनुसार सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन अंग्रेज विद्वान के द्वारा लिखा गया था। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से पुस्तक लिखी, जो नवंबर 1957 ईस्वी में हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी के द्वारा प्रकाशित हुई। यह ग्रियर्सन की पुस्तक का ही हिंदी अनुवाद है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। प्रकाशक द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक, ये लाइन फिर से बोल रहे हैं, प्रकाशक द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित। प्रकाशन वर्ष 1888 ईस्वी। 1888 ईस्वी में यह रचना उपर्युक्त पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुई। यह स्वतंत्र इतिहास पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन 1889 ईस्वी में हुआ था। इस ग्रंथ की प्रमुख विशेषताएं हैं। यह पुस्तक मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। इसमें कुल 952 कवियों का जीवन चरित्र लिखा गया है। इनमें से 1886 कवियों का उल्लेख
पूर्व में शिव सिंह सरोज में हो चुका था। शेष 66 नए कवियों का वर्णन ग्रियर्सन द्वारा अन्य स्रोतों से ग्रहण करके किया गया है। इसमें केवल हिंदी कवियों को ही स्थान दिया गया है, अर्थात संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि भाषाओं के कवियों को इसमें जगह प्राप्त नहीं हुई है। इसमें कवियों एवं लेखकों को काल क्रमानुसार स्थान दिया गया है। इसमें कवियों के जीवन चरित्र के वर्णन के साथ साथ युगीन प्रवृत्तियों एवं परिस्थितियों का विवेचन भी किया गया है। इसमें हिंदी साहित्य के विकास क्रम निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य एवं दरबारी काव्य के रूप में किया गया है। इस ग्रंथ की रचना के लिए ग्रियर्सन जी द्वारा निम्न रचनाओं को आधार ग्रंथ के रूप में अपनाया गया है। इस्तवार, दला, लित, रेत्युर, एंदुई ए हिंदुस्तानी, फिर शिव सिंह सरोज, भक्तमाल नाभादास, गोसाई चरित बाबा बेनी माधवदास, कालिदास हजारा, कालिदास त्रिवेदी, काव्य संग्रह पंडित महेश दत्त, श्रृंगार सागर सरदार कवि, सुंदरी तिलक हरिश्चंद्र और विचित्रोपदेश कक्षेदी तिवारी और राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास। ये आधार ग्रंथ इस इतिहास ग्रंथ का है। इसका काल विभाजन देखते हैं तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा अपनी इस पुस्तक को 12 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जिसमें उन्होंने कवियों को उनके काल क्रमानुसार स्थान दिया है। इन्हीं 12 अध्यायों को ग्रियर्सन का काल विभाजन माना जाता है। ये 12 अध्याय हैं। चारण काल 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय 1500 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य 1500 ईस्वी से 1692 ईस्वी, तुलसीदास के अन्य परिवर्ती कवि 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 18वीं शताब्दी और विविध। इस काल विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव होने एवं अध्यायों की अधिक संख्या होने के कारण इसे काल विभाजन मानना उपयुक्त नहीं है। इन्हें शीर्षक मात्र कहा जा सकता है। इसमें 14वीं शताब्दी के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है। विशेष तथ्य: जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस रचना को भी इतिहास पुस्तक के रूप में स्वीकार नहीं करते। वे इसे बड़ावृत संग्रह कहकर पुकारते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा हिंदी भाषा के विकास के लिए निम्न 3 महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान पुस्तक की रचना 1889 ईस्वी में, भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1902 ईस्वी से 1909 ईस्वी तक, और तुलसीदास का वैज्ञानिक अध्ययन 1886 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक। ग्रियर्सन ने गोस्वामी तुलसीदास पर कुल 12 निबंध लिखे। इनका सर्वप्रथम वाचन प्राच्य विद्या विशारद सभा वियना में किया गया था। ग्रियर्सन ने 1889 ईस्वी में रामचरितमानस की 126 प्रकाशित और हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर रामचरितमानस का संपादन करके उसे खड़ग विलास प्रेस बांकीपुर पटना से प्रकाशित करवाया था। विशेष उपलब्धि: 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के युग अर्थात भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहने वाले सर्वप्रथम इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन ही माने जाते हैं। इंडोजा लखनऊ में मिश्र ब्राह्मण गोत्र में उत्पन्न होने वाले तीनों भाइयों, जी हाँ, मैं बात मिश्र बंधुओं की कर रही हूँ। अब हम मिश्र बंधुओं का इतिहास देखेंगे। मिश्र बंधु विनोद। तीनों भाइयों ने मिलकर हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का विकास किया और इन 3 भाइयों के नाम है पंडित गणेश बिहारी मिश्र, राव राजा श्याम बिहारी मिश्र जो कि डिलिट और साहित्य वाचस्पति थे, राय बहादुर डॉक्टर सुखदेव बिहारी मिश्र जो कि डिलिट और साहित्य वाचस्पति थे। रचना मिश्र बंधु विनोद जो कि 4 भागों में है। प्रकाशन वर्ष प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाग 1913 और चतुर्थ 1934 ईस्वी में। इस ग्रंथ की प्रमुख विशेषताएं: विश्व बिंदु विनोद। इस पुस्तक में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया गया है। वास्तविक संख्या 4591 है। अनेक अज्ञात कवियों को भी इसमें शामिल करके उनके साहित्यिक महत्व पर प्रकाश डाला गया है। कवियों के जीवन चरित्र के वर्णन के साथ साथ कवियों के विविध अंगों पर भी प्रकाश डाला गया है। इसमें तुलनात्मक पद्धति का अनुसरण करते हुए कवियों की विविध श्रेणियां बनाने का प्रयास किया गया है। हिंदी साहित्य इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सर्वप्रथम मिश्र बंधु विनोद में ही प्राप्त होता है।
इसमें प्रमुख कवियों का विवरण समालोचना सहित विस्तार पूर्वक दिया गया है और समान कवियों की नामावली केवल संक्षिप्त सूचनाओं के साथ दी गई है। ग्रियर्सन की पद्धति का अनुकरण करते हुए इसमें प्रत्येक कवि को एक सुनिश्चित संख्या प्रदान की गई है। बाद में मिलने वाले नए कवियों का समावेश उचित स्थान पर किया गया है। आधार ग्रंथ, इस ग्रंथ की रचना करने के लिए मिश्र बंधुओं द्वारा पूर्व रचित निम्नांकित ग्रंथों, रचनाओं, सूचनाओं एवं स्रोतों का सहारा लिया गया, जिनमें है कवियों के स्वरचित ग्रंथ, शिव सिंह सरोज तथा अन्य प्राचीन ग्रंथ संग्रह, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मुंशी देवी प्रसाद जोधपुर के लेख, मिश्र बंधुओं की स्वकीय जांच एवं किंवदंतियां, नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट। 1900 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी ने हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का कार्य प्रारंभ किया। 1900 से 1908 ईस्वी तक बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा इस खोज कार्य के निरीक्षक थे। 1908 से 1916 तक श्याम बिहारी मिश्र एवं सुखदेव बिहारी मिश्र इसके निरीक्षक रहे। इस खोज में नित्य नए नए कवि मिलते गए और इन सभी का परिचय मिश्र बंधुओं को होता गया। इसी जानकारी को उन्होंने मिश्र बंधु विनोद पुस्तक में शामिल कर दिया। इस पुस्तक को प्रस्तुत करने में विभिन्न हिंदी प्रेमियों ने भी कवियों के विवरण भेजकर मिश्र बंधुओं की सहायता की थी। खोज कार्य चला 1900 से 1921 तक। यह ग्रंथ 2250 पृष्ठों में लिखा गया। मिश्र बंधुओं द्वारा रचित अन्य रचना हिंदी नवरत्न, जो कि 1910 में प्रकाशित हुआ। इसमें 9 कवियों को वर्णित किया गया। तुलसीदास, सूरदास, देव बिहारी, त्रिपाठी बंधु, जिनमें भूषण व मतिराम थे, केशव, कबीर, चंद्र और हरिश्चंद्र। 8 कालखंडों में निम्नानुसार विभाजित किया गया है। आरंभिक काल 700 से 1444 तक, पूर्वारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल। इसके 2 भेद हैं। ये लाइन फिर से बोल रहे हैं काल। अब आइए मिश्र बंधुओं द्वारा काल विभाजन को देखते हैं, जिसके अंतर्गत आरंभिक काल के अंतर्गत पूर्वारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल, माध्यमिक काल जिसके अंतर्गत पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल, अलंकृत काल जिसके अंतर्गत पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल, परिवर्तन काल, वर्तमान काल। मिश्र बंधुओं का यह काल विभाजन ग्रियर्सन की अपेक्षा प्रौढ़ विकसित है, परंतु निम्न 2 प्रमुख कारणों से यह काल विभाजन वर्तमान में स्वीकार नहीं किया गया। इसमें हिंदी को पीछे ले जाकर अपभ्रंश काल को समाविष्ट कर लिया गया है। कालों के नामकरण एक जैसी पद्धति पर नहीं किए गए हैं। जैसे आरंभिक व अलंकृत काल के उपविभाजन में पूर्व व उत्तर शब्दों का प्रयोग किया गया है, जबकि माध्यमिक काल के उपविभाजन में उत्तर के स्थान पर प्रौढ़ शब्द काम में लिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद पुस्तक को बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह, प्रकांड कवि वृत्त संग्रह तथा मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलन कर्ता कहकर पुकारा है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही, और अब वीडियो के दूसरे पार्ट में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आधुनिक साहित्यकारों के इतिहास ग्रंथों के विषय में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंदी, जय भारत।